आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास कर रहा है वो है वेक्टर ई। इस सरफेस का एरिया वेक्टर वेक्टर ए होगा, जो कि इस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का एंगल थीटा है। तो किसी भी सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस के एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। आप लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां पे थीटा जो है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। अब ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, इसके लिए हम 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है, इसका हम लोग 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। सबसे पहले केस 1, यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे केस 3। केस 1 में हम लोग वेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे केस 2 में वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे केस 3 में वेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर तीनों केस के लिए हम एक एक प्लेन सरफेस लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीनों प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इन तीनों प्लेन सरफेसेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया वेक्टर ए। यहाँ पर इस सरफेस के लिए हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया वेक्टर ए, और इस सरफेस के लिए इस तरह से वेक्टर ए। तीनों प्लेन सरफेस सेम एरिया का है, तो तीनों का हम लोगों ने एरिया वेक्टर दिखाया है जो कि इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हम आपसे बात करते हैं पहला केस में। पहला केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सरफेस के परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि एरिया वेक्टर के पैरेलल, ऐसी स्थिति में एंगल कितना होगा दोनों के बीच? 0 डिग्री। लेकिन सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सरफेस के पैरेलल हो लेकिन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर एंगल दोनों के बीच होगा 90 डिग्री। लेकिन थर्ड जो केस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिसके कारण इनके बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री। तो अब हम लोग तीनों केस के लिए एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डालकर बारी बारी से तीनों केस का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो तीनों केस में क्या फ्लक्स होगा यहाँ पे हम निकाल के दिखा रहे हैं। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए, और कॉस 0 होता है 1, तो इसलिए हो जाएगा इक्वल में ई ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लक्स क्या होगा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 इज इक्वल टू ई ए, कॉस 90 जो है 0 होगा, तो इज इक्वल टू 0 फ्लक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 180 इज इक्वल टू ई ए, कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू माइनस ई ए। हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स क्या है, ये आगे हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्लक्स का तीनों स्पेशल केस पढ़ लिया। जब थीटा 0 डिग्री हो तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए, जब 90 डिग्री हो तो फ्लक्स हो जाएगा 0, और जब 180 डिग्री हो तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे पास कर रहा है। इस सरफेस का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, यानी इसके पूरे सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका एरिया जो है डी ए है। इसका एरिया वेक्टर जो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर डी ए। आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल बनेगा थीटा। अब देखिए पूरे सरफेस का फ्लक्स तो हम लोग निकालते हैं, देखिएगा फ्लक्स लिंक टू ए सरफेस हम लोग क्या सीखे हुए हैं। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जिसको हम लोग लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, ये हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक नया जानकारी देना चाह रहे हैं कि पूरे सरफेस का तो फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन अगर पूरे सरफेस के किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिएगा।
फाई इज इक्वल टू ई और हम लोग लिखते हैं डॉट ए वेक्टर ए, लेकिन यहाँ पे पूरे एरिया का फ्लक्स नहीं निकालना है, उसके स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर डी ए का निकालना है। तो देखिए वेक्टर डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स होगा वो स्मॉल होगा, इसलिए इसको फाई ना बोलकर डी फाई बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नया फॉर्मूला क्या सीखा, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा वो स्मॉल फ्लक्स होगा। ये इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा जो है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल है। तो यह भी एक फार्मूला हो गया, इसको भी हम बॉक्स में घेर दिए। और ये जो फ्लक्स है ये स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स है, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। फ्लक्स जो है किसी ना किसी सरफेस से लिंक्ड होता है, बिना सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं हो सकता है। तो फ्लक्स किसी ना किसी सरफेस से लिंक्ड होगा। अगर पूरा सरफेस है तो पूरा फ्लक्स, अगर स्मॉल सरफेस का एरिया आप लेंगे तो स्मॉल फ्लक्स को डी फाई से और स्मॉल एरिया को डी ए से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकाला। अब देखिए अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, हमको स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स मालूम है, स्मॉल फ्लक्स मालूम है और पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो इस पूरे ऐसे ऐसे जितने भी स्मॉल एरिया एलिमेंट के फ्लक्स होंगे उनको ऐड करना होगा। और ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स डी फाई है, तो टोटल एरिया का फ्लक्स क्या हो जाएगा, देख लीजिए फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस कहने का मतलब आधा सरफेस, छोटा सा सरफेस, टुकड़ा सरफेस कहने का मतलब नहीं। सरफेस अगर मैंने बोल दिया तो पूरा सरफेस यानी पूरे एरिया से लिंक्ड फ्लक्स। तो देखिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन। तो डी फाई का इंटीग्रेशन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और वेक्टर ई डॉट डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। जो भी मैं बॉक्स में घेर रहा हूँ ये सब आगे यूज़ होने वाला है, आप इस सब पे नज़र रखेंगे। कहीं भी कोई परेशानी होगी तो कमेंट में आप लिखकर हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स डी फाई मालूम है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपने इसको इंटीग्रेट किया। जब ही डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल एरिया का फ्लक्स बताएगा। लेकिन टोटल एरिया अगर क्लोज्ड हो, यानी आप किसी क्लोज सरफेस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और पूरे क्लोज सरफेस के एरिया से लिंक्ड फ्लक्स अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इस डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज सरफेस। यहाँ पे ध्यान देना है, क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कैसे दिखाएंगे, तो क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स को दिखाने के लिए वही फाई इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन पे ये सर्किल का साइन देना होगा। इंटीग्रेशन पे ये जो सर्किल का साइन है ये डिनोट करेगा कि यह जो फ्लक्स है यह टोटल क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स है, पूरे क्लोज सरफेस के लिए यह फ्लक्स है। तो फिर देखिए हम लोग यहाँ पे इसको डी फाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और फिर इसको इक्वल में लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। इसको भी हम बॉक्स में घेर दे रहे हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये टोटल सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सरफेस से किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो उस फ्लक्स को हम लोग फाई ना बोलकर डी फाई बोलेंगे और वहाँ पे एरिया को वेक्टर ए ना लिखकर वेक्टर डी ए लिखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में स्मॉल वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा या डी लगाकर दिखाते हैं, इसलिए स्मॉल एरिया एलिमेंट के एरिया वेक्टर को हम लोग वेक्टर डी ए से लिखेंगे। अब अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट का अगर फ्लक्स हमको मालूम है तो टोटल सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन से हम लोगों को टोटल वैल्यू मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स का, टोटल सरफेस के फ्लक्स का। लेकिन अगर इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन हो तो इसका मतलब है यह भी टोटल सरफेस का फ्लक्स है, लेकिन टोटल क्लोज सरफेस का। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको इसका यूनिट बताते हैं। आपने फाई इज इक्वल टू पढ़ा ई का यूनिट आपने याद होगा वोल्ट पर मीटर पढ़ा है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो आप खुद देख सकते हैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। इसका एक और यूनिट यहाँ पे हो जाएगा, एक और यूनिट आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका एक और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे हमने आपको दो ऐसा यूनिट बता दिया, एक ऐसा यूनिट है वोल्ट मीटर और एक ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पे यूनिट हो गया। दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। आप जानते हैं ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये चीज़ आपको 11th में पढ़ाया गया है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी हो गया। अब इससे आगे हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। अब हम आपसे टिप्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टिप नंबर 1। आप ध्यान दे सकते हैं फाई इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है ई ए। ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए कहने का मतलब एरिया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बताया हुआ है, आप जाके वीडियो वो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में यह बताया हुआ है कि किसी पॉइंट के चारों ओर के यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। ये चीज़ पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में। किसी भी यूनिट एरिया से जितने फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करते हैं वही फील्ड लाइन का नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, और यहाँ पे इनटू एरिया। तो अब ज़रा ध्यान देंगे कि यहाँ पर यूनिट एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, यूनिट एरिया यानी एक एरिया, वन एरिया कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक कलम का दाम गुने कलमों की संख्या, टोटल कलम का दाम, एक अंडा का दाम गुने अंडों की संख्या बराबर कुल अंडा का दाम या अंडों का कुल दाम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं एक एरिया से पास करने वाला फील्ड लाइन का नंबर अगुने एरिया, यानी टोटल एरिया से पास करने वाला फील्ड लाइन या एरिया से पास करने वाला टोटल फील्ड लाइन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया कहने का मतलब सरफेस, एरिया किसका होगा, सरफेस का। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फाई इज इक्वल टू निकाले हैं। फाई क्या है, फाई आप जानते हैं क्या है, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग को नया जानकारी यहाँ पे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम बॉक्स में घेर दे रहे हैं। नया जानकारी क्या है कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टोटल नंबर को, कुल संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यह भी डिफिनीशन आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दे सकते हैं, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया। हम लोग जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए निकाल कर यह पता करते थे कि उस सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा परपेंडिकुलर, वही उस सरफेस का फ्लक्स कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस है और इस सरफेस से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 4 हो जाएगा, 4 वोल्ट मीटर। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है देख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा 2। सिंपल।
कुछ नहीं सोचना है, जितना फील्ड लाइन पास करेगा वही किसी सरफेस का फ्लक्स कहलाएगा। मैं आपको बताऊं, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो। फ्लो कहने का मतलब कि किसी सरफेस से कितना फील्ड लाइन आर पार फ्लो करेगा, इस पार से उस पार जाएगा, उसी के नंबर बताने वाले क्वांटिटी का नाम ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो फ्लक्स 4 हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो फ्लक्स 2 हो गया। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे हम आपको एक सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस है, यहाँ सरफेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होने से भी फ्लक्स नहीं होगा, केवल सरफेस हो तब भी फ्लक्स नहीं होगा, दोनों होना चाहिए और सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए तभी फ्लक्स होगा। अभी जैसे सरफेस है लेकिन इससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है क्योंकि यह अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, इसलिए अभी इसका फ्लक्स आप देख सकते हैं, अभी इसका फ्लक्स कितना है, φ = 0। लेकिन इस सरफेस को उठा के हम थोड़ा सा और आगे लाते हैं, देखिएगा अभी भी इसका फ्लक्स आप देख सकते हैं, अभी भी इसका फ्लक्स कितना है, φ = 0। थोड़ा और हम आगे लेकर आए, अब आप देख सकते हैं इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसलिए इसका फ्लक्स अभी क्या हो जाएगा, 2। थोड़ा सा और इसको हम आगे लेकर आएंगे, आप देख सकते हैं थोड़ा और आगे हम लेकर आए तो अभी इस सरफेस से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसलिए अभी इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4। यानी कहने का मतलब कि जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते थे एक्चुअल में उसका मतलब है किसी सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टोटल नंबर। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिप 2 पे। मैं आपको बताऊं कि अगर सरफेस ओपन है तो उससे जितना फील्ड लाइन पास करेगा वो उसका फ्लक्स कहलाएगा, लेकिन यदि सरफेस क्लोज हो तो वहाँ पर भी जितना फील्ड लाइन उससे पास करेगा वो फ्लक्स कहलाएगा, लेकिन क्लोज्ड सरफेस से जितना फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो फील्ड लाइन का नंबर जो है फ्लक्स बताएगा, लेकिन पॉजिटिव फ्लक्स को बताएगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन जो है क्लोज्ड सरफेस में अगर निकलता हुआ नहीं हो, उसके अंदर प्रवेश कर रहा हो, उसके अंदर इंटर कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में फ्लक्स जो है निगेटिव होगा। देखिएगा हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन for a closed surface, then flux is पॉजिटिव। सेम इसी तरह से यहाँ पे स्टार पॉइंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines are in inward direction for a closed surface, then flux is negative। आप यहाँ पर ध्यान दे लेंगे, अभी अभी आपने सीखा कि किसी भी सरफेस से जितना फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करेगा वही उस सरफेस का फ्लक्स कहलाएगा, उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन अगर क्लोज सरफेस के लिए फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में पास कर रहा हो तो वो जो नंबर होगा वो उसका पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएगा, जो फील्ड लाइन इंटर कर रहा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो उसका निगेटिव फ्लक्स कहलाएगा। जैसे मैं देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 क्लोज सरफेस ले लिया, यहाँ पे चार्ज है अंदर में, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन जो है इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इसलिए फील्ड लाइन जो है इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलता है, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर प्रवेश करता है, ये सब बताया हुआ है, फील्ड लाइन में जाके देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्लोज सरफेस के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है बाहर की ओर निकल रहे हैं, इसलिए इसका फ्लक्स जो है +4 होगा। लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसका फ्लक्स जो है -4 होगा। फिर कुछ बात और हम यहाँ पे आगे आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे अगर एक ऐसा सरफेस है, देख लीजिए
क्यूबिकल। और इसको आपने जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे पास कर रही हैं। अभी इसका फ्लक्स क्या होगा, आप देख सकते हैं ये एक कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस है जिसमें फील्ड लाइन एक तरफ से प्रवेश कर रही है और दूसरे तरफ से निकल रही हैं। तो जिधर प्रवेश कर रही हैं उधर इसका फ्लक्स जो है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश कर रही हैं, इंटर कर रही है तो -4 हो जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, निकल रही है, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स जो है +4 हो जाएगा। तो इसका टोटल फ्लक्स जो है यहाँ पे -4 आप +4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जितना फील्ड लाइन इसके अंदर में इंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन इससे एग्जिट कर रहा है, उतना ही फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका टोटल फ्लक्स जो है इस क्लोज सरफेस का 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन केवल निकल रहा होता तो फ्लक्स पॉजिटिव होता और केवल इंटर कर रहा होता तो फ्लक्स निगेटिव होता। अब हम बात करेंगे टिप 3 पे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पर एक कर्व सरफेस है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये कर्व सरफेस और ये प्लेन सरफेस। इस पूरे प्लेन सरफेस का एक एरिया वेक्टर आप इसके प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, पूरे प्लेन सरफेस के लिए वेक्टर ए। लेकिन इस कर्व सरफेस के लिए आप पूरे कर्व सरफेस का एक एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा आप इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसके हर पॉइंट पर का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तब जबकि प्लेन सरफेस के लिए हर पॉइंट पर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप पूरे सरफेस के लिए प्लेन सरफेस की स्थिति में एक एरिया वेक्टर पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, लेकिन कर्व सरफेस की स्थिति में ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए यदि प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। ऐसा लिखना प्लेन सरफेस के लिए सही होगा। लेकिन अगर आप कर्व सरफेस के लिए ऐसा लिखते हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसा लिखना कर्व सरफेस के लिए गलत होगा, क्योंकि पूरे कर्व सरफेस पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का नहीं हो सकता है, हर पॉइंट वाइज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन अगर दोनों सरफेसेज में से अगर हम स्मॉल एरिया ले लें, देखिएगा स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, स्मॉल एरिया वाले प्लेन के, तो इसको हम लिख देंगे वेक्टर डी ए। और यहाँ पर भी हम इस स्मॉल एरिया के लिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यह जो स्मॉल एरिया है यह लगभग एक प्लेन की तरह बिहेव करता है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस पूरे स्मॉल एरिया के सरफेस के लिए लिया जा सकता है, तब जबकि पूरे कर्व सरफेस के लिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो अगर हम स्मॉल एरिया ले लें तब स्मॉल फ्लक्स निकाल सकते हैं, स्मॉल फ्लक्स यानी उस स्मॉल एरिया से लिंक्ड फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डी फाई यहाँ पर निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और यहाँ पे डी फाई निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना हम चाहते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फाई इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरफेस यदि प्लेन है तो डायरेक्ट भी आप ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए करके उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, अथवा इंटीग्रेशन मेथड से भी उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सरफेस कर्व हो तो आप अगर डायरेक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए करेंगे तो ऐसे फ्लक्स निकालना आपका गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पे सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के तब पूरे एरिया के लिए उसको इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस का फ्लक्स निकालना होगा कर्व सरफेस की स्थिति में। इसलिए अगर कर्व सरफेस मिलेगा तो हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए ये तरीका अपनाएंगे, इंटीग्रेशन वाला। तो हम फाइनली कंक्लूड कर दे रहे हैं, अगर सरफेस प्लेन हो तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालकर पूरे एरिया के लिए फ्लक्स निकाल सकते हैं, अथवा इंटीग्रेशन मेथड से भी। लेकिन सरफेस जो है कर्व है तो आप डायरेक्ट पूरे एरिया के लिए एक ही बार में फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा कर्व सरफेस की स्थिति में। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ आपकी तक पहुँचते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।